नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज इंडियन एग्रीकल्चर के 31वें क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पर। तो ये पहली क्लास होगी सब्सिडीज पर, एंड इसके बाद हम सेकेंड क्लास में सब्सिडीज पर डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में सब्सिडीज को और बेहतर समझेंगे। पर आज हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में आखिरकार क्या क्या मेजर सब्सिडीज हैं, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है जो एग्रीकल्चर का हमारा सब्सिडी एग्रीकल्चरल सब्सिडी में इंक्लूड हो रहा है। तो वो सब पर आज हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर डाउनलोड करें और रिवाइज करें। इसके सिवा आज एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। आज एग्रीकल्चर के एमसीक्यू को हम कवर करने वाले हैं। तो 5:35 PM पर आज एक एग्रीकल्चर पर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, 10 सवाल होंगे। तो ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल। नीचे आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जरूर जाइएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। टाइम इज 5:35 PM, तो आप ज़रूर जुड़े उस पर भी। एंड एग्रीकल्चर एमसीक्यू हम देखेंगे, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल करेंगे और उसे डिस्कस भी करेंगे। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फार्म सब्सिडीज की बात हो रही है। फार्म सब्सिडीज या फिर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज क्या हुए? तो बेसिकली जो किसान इस्तेमाल कर रहा है एज इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग इन हिज फार्म, जैसे कि उसको अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर लेकर के आना है तो उसके लिए चाहिए सीड्स, चाहिए फर्टिलाइजर, चाहिए पेस्टिसाइड, चाहिए इंसेक्टिसाइड चाहिए। इसके सिवा उसको आप देखें तो मार्केट से लिंकेज चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनपुट की तरह यूज की जाती है फार्मिंग एक्टिविटी में। तो क्या किया जाए सो दैट फार्मिंग एक्टिविटी सस्ती पड़ जाए किसान के लिए? तो उसी को कहेंगे, किसान को क्या दिया हमने? सब्सिडीज। यानी वो इनपुट जो कि कम दाम में फार्मर को मिल जाए कंपेयर टू व्हाट इज अवेलेबल इन दी मार्केट, तो मच लोअर देन दी मार्केट प्राइसेस में प्रोवाइड कर दे। तो फार्म को क्या मिला? सब्सिडी मिला। तो अगर आप देखें किसान की बात करें तो भारत में करीबन 2% जो भारत की जीडीपी है, वो अगर आप देखें तो उसकी 2% भारत की जीडीपी की फार्म सब्सिडी में जाती है। एग्रीकल्चरल सब्सिडी इंडिया में मैसिव है, 2% ऑफ इंडिया जीडीपी है। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी क्या हुआ? आई होप आप समझ गए। एग्रीकल्चरल सब्सिडी सिंपल शब्दों में क्या है? वो किसान को सपोर्ट जिस वजह से वो किसानी या फिर खेती कम दाम में कर पा रहा है, दैट इज सब्सिडी। क्या सिर्फ भारत सब्सिडी देता है? बिल्कुल नहीं साहब। दुनिया में हर मेजर देश अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी तो देते ही हैं। फिलीपींस में कितना है? 3.1% है, 3.1% ऑफ जीडीपी। इंडोनेशिया का 2.9% है, चाइना का 1.6% है, इंडिया का 0.6% है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने 2% बोला था, ये 0.6% कैसे हो गया? अगेन देखिए, जब ये कंपैरेटिव सेंस में कंपाइल किया जा रहा है ना डेटा, तो कुछ सर्टेन सब्सिडीज को इन लोगों ने इंक्लूड किया है और कुछ को एक्सक्लूड कर दिया है। अदरवाइज इंडिया खुद कितना कहती है कि हमारे जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह है उसके अनुसार 2% ऑफ इंडिया जीडीपी है। लेकिन इस सब्सिडी कैलकुलेट करते टाइम बहुत सारा सब्सिडी जो हम इंटरनली इंक्लूड करते हैं, ग्लोबली उस कंपैरिजन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स है एंड सर्विसेज है जिन पर सब्सिडी इंक्लूड की गई है। तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो भारत का कितना है एग्रीकल्चर का सब्सिडी? 0.6% ऑफ जीडीपी। चाइना से करीबन 1/3। चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है जीडीपी की आप देखें तो बहुत बड़ी है भारत से। उसके बावजूद इंडिया का जो एग्रीकल्चर पे सब्सिडी है वो उसका 1/3 है। यूएस का भी करीबन इतना इतना ही सब्सिडी है जितना इंडिया दे रही है। यानी कि यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसके बावजूद उनकी एग्रीकल्चर पे सब्सिडी, यूरोपियन यूनियन की एग्रीकल्चर पे सब्सिडी हमारी जितनी है एज परसेंट ऑफ जीडीपी। एंड टोटल टर्म्स में देखें तो बहुत ज्यादा है भारत से। कुछ कंट्रीज हैं जहां पे सब्सिडी नेगेटिव में भी है एग्रीकल्चर पे। अर्जेंटीना में -2.6% एग्रीकल्चर। क्यों? अर्जेंटीना में क्या हुआ था? अर्जेंटीना में आप देखें तो कुछ साल पहले आप देखें तो वहां पर बैंक्रप्सी हुई थी और उसके बाद आईएमएफ के रिफॉर्म्स लगे थे और बोला था ये पैसे बांटना बंद करो। तो अब एग्रीकल्चर के अर्जेंटीना में कितना है? -2.6%। वियतनाम में क्या अलग हो गया है? -1.2%। तो दोस्तों, कई बार देश क्या करते हैं ना, किसी सेक्टर को यदि उन्हें इंसेंटिवाइज नहीं कराना है तो वो उस पर नेगेटिव सब्सिडी लगवा देंगे, सो दैट जैसे वियतनाम चाहती है कि अब खेती बाड़ी बंद करो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनना है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनानी है, तो एग्रीकल्चर पे नेगेटिव सब्सिडी जा रहा है। यानी एग्रीकल्चर को महंगा किया जा रहा है सो दैट लोग एग्रीकल्चर करना छोड़े
और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को टटोले, वहां पर जॉब ढूंढे या फिर जॉब बनाए। तो इंडिया में भी कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि भारत में भी हम जानबूझ के एग्रीकल्चर को ऐसा एक्टिविटी रख रहे हैं जो कि नॉन रेम्यूनरेटिव है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, सो दैट हमारी वर्क फोर्स एग्रीकल्चर से मूव करके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में जा सके। तो ऐसे भी आरोप आते हैं। पर जो भी है दोस्तों, भारत काफी अच्छा खासा फार्म सब्सिडी देता है। 2% ऑफ इंडिया जीडीपी इंडिया का फार्म सब्सिडी में जाता है। एंड अगर आप देखें तो जो फार्मर का टोटल फार्म इनकम है उसका 21%, 1/5 ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम दी सब्सिडी। यदि यानी कि किसान को यदि सब्सिडी देना बंद कर दे तो 1/5 ऑफ देयर इनकम विल डिटोरिएट, कम हो जाएगा। तो सब्सिडी जस्टिफिकेशन क्या है? सही जाहिर सी बात है, सब्सिडी देते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। जैसे कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, एक प्रकार का इनडायरेक्ट सब्सिडी है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? प्राइस एश्योरेंस है किसान को, कुछ भी करो, राइस तो इस कीमत पे सरकार खरीद ही लेगी, वीट तो सरकार इस कीमत पे खरीद ही लेगी। तो इससे क्या होगा? किसान आंख बंद करके प्रोड्यूस करता है। अब मार्केट में गलत आए, कमती हो, कुछ भी हो, वो तो बिकेगा उसी कीमत पे कम से कम। और मार्केट में यदि कम प्रोड्यूस हो जाए तो उससे ज्यादा ही कीमत मिल जाएगी। तो इसलिए किसान क्या करता है? ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है, तो फूड सिक्योरिटी भारत का सस्टेन होता है। इसके सिवा क्या होता है? एग्रीकल्चर इनपुट जब हम कम दाम पे किसान को अवेलेबल करवाते हैं तो गरीब किसान भी फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, हाई क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल कर पाता है। तो इससे क्या होता है? बड़े किसान छोटे किसान में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम बना पाते हैं। तो फार्म सब्सिडीज को दोस्तों अगर हम देखें तो हम फिर से इस पर अगली क्लास में फिर चर्चा करने वाले हैं। 2 प्रकार के फार्म सब्सिडीज को हम देख सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी क्या हो गया? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किसान के जेब में। जैसे कि हर साल किसान को 6,000 रुपए मिलेंगे। किसमें है? पीएम किसान है ना स्कीम। तो डायरेक्ट कैश मिल रहा है किसान को, तो इससे क्या हो रहा है? किसान का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। 6,000 रुपए मिलेगा तो वो फर्टिलाइजर खरीद लेगा, सीड खरीद लेगा, इस प्रकार से ज्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होगा अगले साल खेती करने के लिए। तो कैश पेमेंट जैसे दिए जा रहे हैं पीएम किसान स्कीम में, वैसे ही इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी भी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फार्म सब्सिडी आप भारत में देखेंगे। तो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है, फर्टिलाइजर की कीमत मान लीजिए मार्केट में होनी चाहिए थी, एक रैंडम नंबर लेते हैं, 100 यूनिट या 100 रुपए होनी चाहिए थी 1 क्विंटल फर्टिलाइजर की कीमत। रैंडम नंबर दे रहा हूं बस समझाने के लिए। मान लीजिए सरकार इसको, जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो 100 रुपए पर यूनिट में बेचना चाहती है, जिससे वो ठीक ठाक प्रॉफिट बना पा रही है, सो दैट वो सस्टेनेबल रख सके अपने बिजनेस को। लेकिन सरकार कहती है किसान को तो भैया इसको आपको बस 75 रुपए में ही बेचना है, तो बाकी का 25 रुपया सरकार बोलती है हम दे देंगे, है ना, हम अभी जिंदा हैं। तो 25 रुपीज कौन देगा? सरकार दे देगी। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। वैसे ही बिजली की बात कर लेते हैं, बाकी लोगों के लिए बिजली है 5 रुपया पर यूनिट पे, लेकिन किसान को मिलेगा 1 रुपया पर यूनिट पे। तो इससे क्या होगा? 4 रुपए का सब्सिडी मिला। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कैश नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जो इनपुट है जिसका इस्तेमाल किसान करता है खेती करने के लिए, वो इनपुट्स को कम दाम पे हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं किसान को। फिर वो सीड हो, फिर वो पेस्टिसाइड हो, फिर वो इरिगेशन हो, या कैसा भी कुछ हो सकता है, किसी भी प्रकार का इनकम हो सकता है। WTO कहती है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी दोनों पे ही सीलिंग लगनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं फ्री मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। फ्री मार्केट में जो होना चाहिए, जो प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। तो क्या है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, सब कुछ हम देखेंगे आने वाले क्लास में। तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम इसको कवर करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए एक एक करके सारी सब्सिडी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर सब्सिडी में जाता है, और स्पेशली अभी की जो टाइम चल रही है, फर्टिलाइजर के दाम 7वें आसमान को छू रहे हैं। तो इस हालात में क्या होगा? सरकार को फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास उतने पैसे तो है नहीं कि इस प्रकार से फर्टिलाइजर वो खरीद ले। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है? किसान को कम दाम में अफोर्डेबल कीमत पर फर्टिलाइजर अवेलेबल करवाती है। तो जो कीमत है, डिफरेंस है, जो एक्चुअल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर उसको बनाने में खर्चा लग रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट निकालने के बाद, सो दैट वो अगले साल भी फर्टिलाइजर के बिजनेस में रह सके, उसके बाद वो जो कीमत है वर्सेस जो किसान पैसा दे रहा है, उसके बीच में जो गैप हो रहा है, उसको
सरकार सब्सिडी के रूप में दे देती है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 100 रुपया यदि मान लीजिए किसान को कंपनी को केमिकल कंपनी को फर्टिलाइजर बनाने में खर्चा हुआ, किसान 75 रुपया दिया तो 25 रुपया का सब्सिडी सरकार देगी। तो गवर्नमेंट बियर्स द रेस्ट ऑफ द बर्डन। तो एक्चुअल नंबर अगर आपको बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी कितना था, करीबन 81,000 करोड़ रुपए था। 2021 में कितना है दोस्तों, ये 1,36,309 करोड़ रुपए। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज्यादा हो गया है और इसके पीछे कारण क्या है कि फर्टिलाइजर की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके सिवा इरिगेशन सब्सिडी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो इरिगेशन इक्विपमेंट किसान को अवेलेबल करवाती है बिलो मार्केट प्राइस पे, सो दैट वो इरिगेशन इक्विपमेंट खरीदे और अपने खेत में लगा सके। फिर वो हो सकता है स्प्रिंकलर हो, वो हो सकता है ड्रिप इरिगेशन का सामग्री हो। इरिगेशन हम कवर करेंगे, घबराइएगा बस, अलग अलग टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम देखेंगे। इसके सिवा आप अगर देखें तो सरकार कैनाल बनवाती है ना, पाइप वेल्स बनवाती है, ट्यूब वेल्स को सब्सिडाइज करवाती है, पंप सेट्स जो किसान खरीदता है ट्यूबवेल से पानी खींचने के लिए उसको कम दाम पे देती है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसान इन सारे इक्विपमेंट्स को यूज कर पाता है और इरिगेशन से किसान अगर आप देखें तो इसको कम दाम में अपने खेत तक पानी पहुंचा पाता है। तो ये सारी पब्लिक गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट बिल्ड करती है, कैनाल बनाने से लेके आप देखें तो पानी प्रोवाइड करवाना, तो ये सब सरकार करवाती है कम से कम खर्चे में, कम से कम खर्चा नहीं, कम से कम चार्ज पे किसान को। तो किसान को कम से कम चार्ज देना पड़ता है पानी यूज करने के लिए। कोई पानी का मीटर नहीं लगाया, कितना यूनिट पानी जा रहा है नापते जा रहे हैं, वो अंधाधुंध पानी खींच सकता है। हालांकि अब इसमें चेंज देखने मिल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, किसान ने क्या किया है अपने यहाँ, अब हर जगह कैनाल तो होता नहीं है, तो क्या हो सकता है ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल बनवा दिया जाता है, सरकार इंश्योर करती है कि ट्यूबवेल सब्सिडाइज करवा के किसान बना सके, या फिर किसान के पास खुद के पैसे हैं तो ट्यूबवेल डिग कर लिया। लेकिन ट्यूबवेल डिग करने के बाद नीचे पंप लगाना होगा जो कि पानी खींचेगा ग्राउंड वाटर से और कंटिन्यूअसली सरफेस पे किसान तक पहुंचाएगा। लेकिन उसमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए। अब बिजली जो है ना दोस्तों सरकार सब्सिडाइज करवा देती है, तो पावर सब्सिडीज दिए जाते हैं। तो इससे फार्मर को इंसेंटिव मिलता है कि वो इस प्रकार के ट्यूबवेल डिग करे, उसमें पंप सेट्स इलेक्ट्रिसिटी वाले लगवाए और उसमें क्या करे, उससे पानी खींच के खेती में यूज कर सके। लेकिन ऑफ लेट सरकार क्या कर रही है इसमें अगर हम देखें तो ट्यूबवेल को सोलराइज करवा रही है। कौन सा स्कीम है वो जिसमें ट्यूबवेल को सोलराइज किया जा रहा है, पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें ट्यूबवेल्स लगवाए जा रहे हैं, सोलराइज करवाए जा रहे हैं, नए ट्यूबवेल्स सोलर वाले लगवाए जा रहे हैं। तो पीएम कुसुम स्कीम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सरकार फाइनेंस करवाती है। अब किसान ने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स, लेकिन मार्केट में लेके तो जाना है, उसके लिए रोड्स चाहिए होंगे ना। वैसे ही कोल्ड स्टोरेज भी उसको चाहिए जहां पे वो स्टोर करवाए, उसमें बिजली चाहिए सो दैट टेम्परेचर मेंटेन किया जाया जा सके, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, किसान तक इंफॉर्मेशन आना चाहिए मार्केट में क्या कीमत चल रही है, अभी सही टाइम है बेचने का या नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फाइनेंस करवाना होगा। ये सब पब्लिक गुड्स हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप कह दो किसी किसान को कि आप लोग मिलकर इसकी कीमत उठा लो, नहीं उठा पाएंगे। लेकिन किसान के वेलफेयर के लिए, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए सरकार उठाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, जो कि अगर हम देखें तो एक प्रकार की सब्सिडी है। इसके सिवा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी होती है। अब किसान को हम चाहते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करे, तो इसके लिए वो ट्रैक्टर खरीदे, है ना, उसके लिए थ्रेशर यूज करे, इसके लिए अलग अलग चीजें आती है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसको खरीदे, लेकिन उसको हमको किसान तक कम से कम कीमत में पहुंचवाना है। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड मशीन्स अगर आप देखें तो अलग अलग स्कीम चल रहे हैं, जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसमें क्या हो रहा है, किसान तक ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स कम से कम कीमत में सब्सिडाइज तरीके से पहुंच पा रहे हैं। इसके सिवा एग्रीकल्चर क्रेडिट पे भी सब्सिडी होती है। अब किसान को सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, तो जाहिर सी बात है मार्केट जाके चीजें खरीदनी होंगी, लेकिन इस खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लोन लेना होगा। अब ये लोन अगर आप नॉर्मल जाओ मार्केट में बिना किसी कोलैटरल के लेना चाहोगे तो ये मार्केट में आपको मिलेगा, मनी लेंडर तो आपको दे देगा कुछ, करीबन करीब मनी लेंडर्स तो आपको अगर उसूरियस रेट्स होते हैं, मतलब जैसा मुझे याद आ रहा है हमारे आसपास जो है मनी लेंडर रेट लगाते हैं साल का, आप अगर देखोगे ना तो इट इज करीबन 50% साल का लगता है। यूजुअली उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो क्वार्टरली बेसिस पे भी नहीं, मतलब वीकली बेसिस पे भी लगता है, कुछ अगर आप देखो तो मंथली बेसिस पे भी लगता है, पर करीबन करीब साल का जो है 50% तक लग जाता है, खाली इंटरेस्ट रेट है। वहीं अगर आप
किसी बैंक्स में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएंगे तो किसान को 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अभी मैं देख रहा था यूको बैंक ऑफर कर रही है किसान को लोन 2% इंटरेस्ट पे। तो कैसे 2% इंटरेस्ट में तो पैसा भी दे रहे हैं, बैंकिंग ऑपरेशन भी चला रहे हैं, कैसे खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली बैंक नुकसान बियर कर रही है किसान को कम दर पे लोन प्रोवाइड करने में। तो ये क्या है? ये क्रेडिट सब्सिडी है जो सरकार बियर करती है। इसके सिवा और भी बहुत सारी क्रेडिट सब्सिडी मिलती है। कभी कभी क्या हो जाता है, किसान की कर्ज माफी कर दी जाती है, तो वो भी होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्रेडिट सब्सिडी में ही इंक्लूड होता है। एंड बैंक्स को इसकी कीमत स्टेट जिसने ये ऑर्डर दिया है कि कर्ज माफ कर दो वो बियर करती है, सेंटर या स्टेट कोई भी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छे से समझ आया क्या क्या प्रकार के सब्सिडी फार्मिंग एक्टिविटी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे चर्चा और WTO के एंगल से इसको समझेंगे। बाकी आज 5:35 PM पे एग्रीकल्चर का MCQ है, आप इसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। इस क्लास में फ्री स्पेशल क्लास है, कोई कीमत नहीं है। 10 सवाल रखे हैं मैंने एग्रीकल्चर के, तो देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है, कितना आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। तो नीचे लिंक है, रजिस्टर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप तो जानते ही हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी गोल हम रन कर रहे हैं, 20% ऑफ है सारे सब्सक्रिप्शन पर अप्रैल 25 से लेकर 28 तक। तो जो कीमत चल रही है दोस्तों, एक साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 49,348 रुपीज। एंड वहीं अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 3,195 रुपीज में मिल रही है। 18 महीने की जो प्लस कॉम्बो है दैट इज 56,791, और ये आइकनिक की 18 महीने की 58,193 पे मिल रही है। तो आप देख सकते हैं आइकनिक में भी जबरदस्त सेविंग है, प्लस कॉम्बो में भी जबरदस्त सेविंग है। तो आपको ये कीमत मिल रही है बहुत ही कम दर पे, हम लोन प्रोवाइड भी करते हैं। इसके सिवा ऑलरेडी हम 20% ऑफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाए। यूज दी कोड KC10। अगर आप 3 साल का प्लस लेते हैं तो दोस्तों 20,000 से भी ज्यादा रुपए बचा लेंगे, करीबन 21,000 रुपए बचाएंगे। इसकी कीमत है 83,584 रुपीज। इसके सिवा आइकनिक कॉम्बो की 3 साल की कीमत है 1,26,637 रुपए, और इसमें आप 31,659 रुपए बचा लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे KC10 तो इसमें आपको मिलती है मेरी फ्री में, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है दोस्तों। गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलती है आपको मेरे द्वारा, ये मेरा आपको कमिटमेंट है। जब भी आप KC10 कोड यूज करते हैं तो आप या आपके दोस्त अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, तो अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है, बट ओनली इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। इसके सिवा दोस्तों पहली बार हम आपको और भी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स है हमारी 7,500 रुपए की कीमत की, एंड ये आपको मिलती है 1,000 प्लस से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल रहा है। यानी पॉलिटी है तो फंडामेंटल राइट्स पे सवाल मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स पे जितने भी सवाल आए हैं, जितने सवाल बन सकते हैं वो कवर कर रहे हैं। वैसे ही DPSP चैप्टर पढ़ा, DPSP चाहिए जाके उसके क्वेश्चन एड्रेस कर लीजिए। तो इस प्रकार से काफी अच्छा ऑफर है, इसका फायदा उठाएं। UPSC CSE कॉम्बैट है मई 1 को, तो इसका फायदा उठाइएगा, जबरदस्त प्राइस बनी है। एनरोल नाउ, यूज द कोड KC10। लास्ट मेल इंटरव्यू प्रोग्राम है तो इसका भी फायदा उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस भी होता है एजुकेटर्स के साथ। 0% EMI पे आपको लोन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको चेक कीजिएगा। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स चल रहा है जिसमें हम मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने 2020 कर लिया है, 2022 कर लिया है, 2021 में फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है, सेकेंड हाफ हम जाने वाले हैं। बाकी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी की, और एक आने वाली है एनवायरमेंट करंट अफेयर्स की कोर्स, तो ये सब्सक्रिप्शन पे ही अवेलेबल है। तो जाइए जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड KC10, यानी वो कोड जिससे आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। बाकी UPSC CSE बैचेस है दोस्तों 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका फायदा जरूर उठाइए। एंड अनअकैडमी से दोस्तों आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।